मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। शुरुआत में मेरे पति ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया, लेकिन फिर उन्हें अपने काम के सिलसिले में देश से बाहर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद घर में मैं और मेरे सास ससुर ही रह गए थे। कुछ ही दिनों में मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मेरे सास और ससुर अक्सर अपना कमरा बंद कर लेते थे और अंदर से अजीब तरह की आवाजें आती थी। मुझे ये सब बहुत असहज लगता था, क्योंकि बुढ़ापे में उनका ये व्यवहार समझ से बाहर था। एक सुबह मैं अचानक बिना खटखटाए उनके कमरे में चली गई और मैंने कहा, आज मुझे भी देखना है कि आप दोनों अंदर क्या करते हैं। वो दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ससुर जी अपने कपड़े ठीक कर रहे थे और सासू माँ के हाथ में एक अजीब सी मैगजीन थी। वह दोनों किसी बहुत ही गलत। हेलो दोस्तों, आज की इस सनसनीखेज कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मीरा है और मैं शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और रईस खानदान से हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मुझे भी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर लड़की को अपना घर बसाना ही होता है। मेरे पापा मेरे लिए हमारे ही टक्कर का एक अमीर घराना ढूंढ रहे थे। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन मेरे पापा को कोई लड़का जच नहीं रहा था। वो हर किसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल देते थे। मैं भी सोचने लगी थी कि क्या मुझे कभी मेरे सपनों का राजकुमार मिलेगा। हमारे पड़ोस में एक सुनीता आंटी रहती थी, जो अक्सर लोगों के रिश्ते तय करवाती थी। एक दिन वह मेरी माँ के पास आई और बोली, बहन, मैं मीरा के लिए एक ऐसा हीरा ढूंढ कर लाई हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लड़के का नाम समीर था और उसका कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था। वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। फोटो देखते ही समीर मेरे दिल में उतर गया और मेरे पापा को भी उनका खानदान पसंद आ गया। धूमधाम से हमारी शादी हुई और मैं समीर के घर आ गई। शुरुआत के कुछ महीने तो स्वर्ग जैसे थे। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन फिर एक दिन समीर को बिजनेस बढ़ाने के लिए दुबई जाना पड़ा। वो मुझे बहुत सारा प्यार देकर गए, लेकिन उनके जाते ही घर मुझे खाने को दौड़ने लगा। अपना मन लगाने के लिए मैं घर के कामकाज देखने लगी। एक सुबह मैं बगीचे में टहल रही थी, तभी हमारा पुराना नौकर रामू एक पैकेट लेकर आया। मैंने पूछा, काका ये क्या है? उसने कहा, बहू जी, मालिक का पार्सल है। मैंने देखा उस पर ससुर जी का नाम था। मैं हैरान थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कौन पार्सल भेजता है। मैं उसे खोलने ही वाली थी कि मेरी सास ने आकर चील की तरह वो पैकेट मेरे हाथ से छीन लिया। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह बिना कुछ बोले पैकेट लेकर कमरे में गई और ससुर जी के साथ मिलकर दरवाजा लॉक कर लिया। मेरा शक गहरा गया। अगले दिन मैंने देखा ससुर जी बाहर से आए। उन्होंने गर्मी में भी शॉल ओढ़ रखी थी और शॉल के अंदर कुछ छिपा रहे थे। मैंने उनसे पूछना चाहा कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन वो मुझे नजरअंदाज करके सीधे कमरे में घुस गए। थोड़ी देर बाद सास भी अंदर गई और फिर वही दरवाजा बंद। मैं दबे पाव उनके दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से कुछ फुसफुसाने और टीवी चलने की आवाजें आ रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर सासुर छिपकर कौन सी फिल्म देखते हैं। रोज यही होने लगा। ससुर जी बाहर जाते, कुछ लाते, संगीत, और दोनों कमरे में बंद हो जाते। मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई। एक दिन जैसे ही वो सीढ़ी लेकर कमरे में गए, मैं भी पीछे पीछे घुस गई। मैंने गुस्से में कहा, आप दोनों रोज दरवाजा बंद करके क्या करते हैं? समीर घर पर नहीं है, मैं भी बोर होती हूँ। मुझे भी आप लोगों के साथ शामिल होना है। मुझे वहाँ देख उनके होश उड़ गए। ससुर जी ने तुतलाते हुए कहा, बहू, हम तो बस पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, तुम ये सब नहीं देख सकती। मैंने जिद की, क्यों, अगर आप देख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैंने ठान लिया कि संगीत सच पता करके रहूंगी। मैंने एक नाटक किया। मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
और मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। उन्हें लगा मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरी नजर उन पर ही थी। कुछ दिन बाद ससुर जी ने कहा कि उनके घुटनों में बहुत दर्द है, वो बाहर नहीं जा सकते। मुझे पता था वो झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने सवाल किया तो वह मुझ पर भड़क गए। बड़ों की बातों में दखल मत दी, बड़ों की बातों में दखल मत दिया करो। उनकी आंखों में उस दिन मैंने डर और गुस्सा दोनों देखा। उसी रात मुझे घर के बाहर कुछ आहट हुई। मैंने खिड़की से देखा तो 2 नकाबपोश आदमी गेट पर खड़े थे। मैं डर गई। मैं नीचे जाने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मेरा सर भारी था। मैंने सास-ससुर को रात वाली बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम्हें वहम हुआ है मीरा, तुम तनाव में हो। चौकीदार ने भी यही कहा कि रात को कोई नहीं आया था। मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है। शाम को ससुर जी चुपके से घर से निकले। समीर के आने में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने ससुर जी का पीछा किया। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में गए और वहाँ से एक पेन ड्राइव लेकर निकले। मैं भी उस दुकान में गई, लेकिन दुकानदार को देखकर मुझे लगा कि अभी पूछताछ करना ठीक नहीं है। मैं एक खाली पेन ड्राइव खरीदकर वापस आ गई। घर आकर देखा तो उनका कमरा फिर बंद था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। अगले दिन का प्लान मैंने तैयार कर लिया था। जैसे ही ससुर जी वो सामान लेने बाहर गए और सासू मां नहाने गई, मैं चुपके से उनके बेडरूम में घुस गई और सोफे के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी लौटे। सासू माँ भी आ गई। उन्होंने दरवाजा लॉक किया और वह पेन ड्राइव टीवी में लगाई। जैसे ही वीडियो 10 बजे शुरू हुआ, मैं सोफे के पीछे से बाहर निकल गई। चला मेरी रूह कांप गई। वो कोई गंदी फिल्म नहीं थी, बल्कि उसमें लड़कियों के वीडियो थे जो मदद की गुहार लगा रही थी। मैं शर्म और डर से सुन पड़ गई थी। तभी दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हुई। दरअसल मैंने ससुर जी का पीछा करने के बाद ही पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस को देखकर सास ने दरवाजा खोला और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं भी सोफे के पीछे से बाहर आ गई। मुझे वहाँ देख वह दोनों पत्थर के हो गए। पुलिस की पूछताछ में ससुर जी ने सब उगल दिया। उन्होंने बताया कि वह एक बड़े इंटरनेशनल गिरोह के लिए काम करते हैं। वह यहाँ से लड़कियों की जानकारी और वीडियो विदेश भेजते हैं और मानव तस्करी का धंधा करते हैं। वह रिटायरमेंट की आड़ में ये काला कारोबार चला रहे थे। वह मुझे भी रास्ते से हटाने वाले थे क्योंकि मुझे शक हो गया था, लेकिन समीर के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि इसे एक एक्सीडेंट दिखा सकें। तभी समीर भी वहाँ पहुँच गए। अपने माँ बाप की ये सच्चाई जानकर वो टूट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पैसे से उन्होंने ऐश की वो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके कमाया गया था। पुलिस मेरे सास ससुर को गिरफ्तार करके ले गई। उनकी निशानदेही पर पूरा गिरोह पकड़ा गया। समीर और मैंने उस पापी घर को छोड़ दिया और उनकी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम में दान कर दी। आज हम एक किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन हमारी कमाई और नींद दोनों सुकून की है। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मेरी बड़ी बहन स्नेहा की शादी को अभी आधा साल ही हुआ था। दीदी दिखने में किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं है और मेरे जीजा जी, जिनका नाम राहुल है, वो भी जिम जाने वाले काफी स्मार्ट इंसान हैं। शादी के बाद दीदी जब भी मायके आती, जीजा जी का हाल बेहाल हो जाता था। उनका बस चले तो वह दीदी को एक दिन के लिए भी हमसे दूर ना जाने दें। ये बात मुझे इस बार होली पर पक्के तौर पर समझ आ गई। दीदी को घर आए हुए बस 4 दिन ही हुए थे, लेकिन जीजा जी के वीडियो कॉल और मैसेज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दीदी जब भी फोन पर बात करती तो अक्सर कहती, अरे अभी तो आई हूँ, थोड़ा वक्त तो बिताने दीजिए मम्मी पापा के साथ। आप ऐसे उदास बातें करेंगे तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। तभी मम्मी आ गई और दीदी ने जल्दी से फोन रख दिया। होली का समय था तो घर में पापड़, गुजिया
और नमकीन बनाने की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। हम सब ने मिलकर दोपहर तक काफी काम निपटा लिया था। शाम हो चुकी थी और मैं छत पर कपड़े उतारने गई थी। तभी मैंने देखा कि एक गाड़ी हमारे गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से राहुल जीजू उतरे। मैंने दौड़कर नीचे आकर दीदी को बताया। दीदी को यकीन ही नहीं हुआ। वो भागते हुए बाहर गई। मम्मी पापा भी हैरान थे। मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे दामाद जी, आपने बताया होता तो हम कुछ खास तैयारी रखते, ऐसे अचानक। जीजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस पास के शहर में मीटिंग थी, सोचा होली की बधाई देता चलूं और स्नेहा से भी मिल लूं। मम्मी ने कहा, अबा आए हो तो बिना रात रुके और बिना दही भलने खाए मैं जाने नहीं दूंगी। जीजू ने थोड़ा नखरा दिखाया पर मुझे पता था कि वो यही चाहते थे। दीदी जीजू के लिए चाय नाश्ता ले गई और ट्रे पकड़ाते हुए धीरे से बोली, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे मीटिंग थी या मुझसे रहा नहीं गया। जीजू ने आंख मारते हुए कहा, अब तुम समझदार हो तो मैं क्या बोलूं। दीदी शर्माकर अंदर आ गई। रात को हमने खूब मजे किए, साथ में खाना खाया और पुरानी बातें की। जीजू का बिस्तर गेस्ट रूम में लगाया गया था, जो हमारे कमरे के ठीक बगल में था। रात के 11 बज चुके थे। मम्मी पापा सोने चले गए। हॉल में मैं, दीदी और जीजू बैठे थे। हम नेटफ्लिक्स पर कोई हॉरर मूवी देख रहे थे। मुझे डरावनी फिल्में पसंद तो थी, लेकिन अकेले डर लगता था। थोड़ी देर बाद जीजू ने अंगड़ाई ली और बोले, सफर की थकान है, मैं सोने चलता हूँ। दीदी ने कहा, ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं भी थोड़ी देर में मूवी खत्म करके आती हूँ। जीजू ने जाते जाते दीदी को एक खास नजर से देखा और कमरे में चले गए। हम दोनों मूवी देख ही रहे थे कि जीजू की आवाज आई, स्नेहा जरा पानी की बोतल देना। दीदी ने कहा, छुटकी तू डरना मत, मैं बस पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, जल्दी आना दीदी, सीन डरावना चल रहा है। दीदी पानी लेकर गई। 5 मिनट हो गए, दीदी नहीं आई। मैंने आवाज दी, दीदी आ जाओ ना। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई। उनके बाल थोड़े बिखरे थे और वो अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी। मैंने पूछा, इतनी देर? उन्होंने टालते हुए कहा, अरे वह बोतल गिर गई थी, पानी साफ कर रही थी। अभी दीदी बैठी ही थी कि फिर जीजू ने आवाज दी, अरे स्नेहा, मेरा फोन 2% पर है, चार्जर तुम्हारे पास है क्या? दीदी ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, ये आदमी भी ना, रुक मैं देकर आती हूँ। दीदी मेरा चार्जर लेकर फिर अंदर चली गई। मैंने सोचा बस देकर आ जाएंगी, लेकिन इस बार 10 मिनट बीत गए। मुझे अब मूवी से ज्यादा डर अकेलेपन से लग रहा था। मैंने टीवी म्यूट किया और दीदी का इंतजार करने लगी। इत्तेफाक से मेरे फोन की बैटरी भी जवाब दे गई थी, क्योंकि मैं लगातार गेम खेल रही थी। अब मुझे चार्जर की सख्त जरूरत थी। मैं उहापों में थी कि जाऊं या नहीं। डर और बोरियत के बीच मैंने फैसला किया कि चार्जर मांग ही लेती हूँ। मैं दबे पाव जीजू के कमरे की तरफ गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। मैंने फिर जोर से नॉक किया, दीदी ओ दीदी। अंदर से दीदी की घबराई हुई आवाज आई, क्या है, क्यों चिल्ला रही है? मैंने कहा, दीदी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, चार्जर चाहिए। जीजू का हो गया हो तो दे दो, दीदी ने खींचते हुए कहा। अभी नहीं हुआ, इनका फोन बहुत धीरे चार्ज होता है, तू जा सो जा। मैं अड़ गई। दीदी बस 15 मिनट के लिए दे दो, मुझे अलार्म लगाना है। दीदी ने कहा, उफ, रुक लाती हूँ। 2 मिनट बाद दरवाजा थोड़ा खुला और दीदी ने हाथ बाहर निकालकर चार्जर पकड़ाया। मैंने देखा कि दीदी ने अपनी कुर्ती की जगह जीजू की टी-शर्ट पहन रखी थी, जो उन पर काफी ढीली थी। मैंने शरारत से पूछा, दीदी ये जीजू की टी-शर्ट? दीदी का चेहरा लाल पड़ गया। वो बोली, मेरी कुर्ती पर पानी गिर गया था, तू जा, अब दिमाग मत खा। और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आई, फोन चार्ज पर लगाया। करीब 20 मिनट बाद फोन 50% हो गया। मुझे लगा कि अब चार्जर वापस कर देना चाहिए, वरना सुबह जीजू का फोन चार्ज नहीं मिलेगा।
तो वह परेशान होंगे। मैं फिर से चार्जर लेकर उनके कमरे की तरफ गई। इस बार दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। शायद दीदी ने पिछली बार हड़बड़ी में कुंडी ठीक से नहीं लगाई थी। हल्का सा गैप था। मैंने सोचा चुपचाप चार्जर टेबल पर रख देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैंने जैसे ही दरवाजा हल्का सा धक्का देकर खोला, सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ देखूंगी। मुझे अंदर जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था, या कम से कम खांसना चाहिए था। वे दोनों अपनी दुनिया में इस कदर खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। शर्म और झिझक के मारे मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। जो मैंने देखा वो बताने में भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन उस पल ने मेरे होश उड़ा दिए थे। आखिर मैंने कमरे में ऐसा क्या देखा जिसने मुझे इतना हैरान कर दिया, और क्या उन दोनों ने मुझे देख लिया? ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको ये मसालेदार कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। 1000 लाइक्स होते ही मैं इसका अगला भाग लेकर आऊंगी, जिसमें उस रात का पूरा सच और सुबह होने वाला ड्रामा बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।